तो ये पार्ट हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। पिछले पार्ट में हमने देखा थे कि वैंग लिन और जाओ सिंग शा की लड़ाई हो रही होती है, लेकिन तभी ऑल सियर का छोटा भाई आ जाता है। अब इसके आगे दूर से तियान यून सेक्ट की मुख्य पहाड़ी से एक गर्जना आई, इवल क्रीचर रुक जा। उस आवाज के साथ ही मॉन्स्टर का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में संघर्ष झलकने लगा। फिर उसने सोल बीस्ट को छोड़ दिया। उसका पूरा शरीर सिमटकर नीली रोशनी में बदल गया और जाओ सिंग शा के माथे पर वापस चला गया। जाओ सिंग शा का माथे का चिन्ह चमकते हुए धीरे धीरे गायब हो गया। उसका शरीर कांप उठा और उसने खून उगल दिया। फिर भी उसके होठों पर ठंडी मुस्कान थी। सोल बीस्ट्स भी गायब होकर वापस गॉड स्लेइंग चैरियट में लौट गए। तभी क्षितिज से लाल बादलों का समुद्र उमड़ता हुआ आया। वो बादल एक लाल वस्त्रधारी बूढ़े में बदल गया। उसका चेहरा लाल था, शराब की गंध चारों ओर फैली थी और उसकी पीठ पर एक विशाल बॉटल गोर्ड लटक रहा था। वो आते ही डकार लेते हुए बोला, क्या बेवकूफी कर रहे हो? तुम लोगों की लड़ाई की वजह से मुझे ऑल सियर उस बूढ़े ने लात मारकर यहां भेज दिया। मेरी शराब आधी बर्बाद हो गई। वांग लिन शांत रहा। उसने बी स्ट्रैप पकड़ा और फोर्थ सीनियर सिस्टर के पास अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जाओ जिंग शा ने उस बूढ़े को देखते ही झुककर कहा, डिसाइपल ची ली मार्शल अंकल को प्रणाम करता है। लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने उसे घूर कर कहा, तू मुझे जानता है? जाओ जिंग शा ने आदरपूर्वक जवाब दिया, हाँ मार्शल अंकल, 1000 साल पहले जब मैं टियनयून सेक्ट में शामिल हुआ था तब एक बार आपको देखा था। ची ली ने ठंडी सांस छोड़ी और कहा, जानने से क्या फायदा? तेरे अंदर का डीमन स्पिरिट जबरन निकाला गया है। अब तेरे मास्टर की सजा का इंतजार कर। इतना कहकर उसने जाओ जिंग शा को पकड़ लिया। फिर उसकी नजर वांग लिन पर गई और हल्की मुस्कान के साथ बोला, छोटो, तेरे मास्टर को तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं। तेरे फर्स्ट सीनियर ब्रदर इस बार 7 सन्स की प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होंगे। तू निश्चिंत रह, ये जगह तेरी है। फिर उसने चारों ओर मौजूद कल्टिवेटर्स की ओर मुट्ठी बांधकर हंसते हुए कहा, भाइयों, आज पर्पल डिपार्टमेंट के जूनियर्स की लड़ाई ने थोड़ा माहौल बिगाड़ दिया। उम्मीद है बुरा नहीं मानोगे। जियांग तियानदियान तुरंत खड़ा हुआ और बोला, सीनियर, आपने मजाक किया। हमें तो यह देखकर खुशी हुई कि पर्पल डिपार्टमेंट में योग्य उत्तराधिकारी मौजूद है। बाकी लोग भी सहमत हो गए। चीली हंसते हुए बोला, बस अब बहुत हो गया। कल ऑल सियर दाओ उपदेश देंगे। सबके लिए महत्वपूर्ण दिन होगा। आज की दावत यही खत्म करो। इतना कहकर वो जाओ सिंग शा को पकड़कर लाल बादलों में बदल गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। पूरे समय वांग लिन चुपचाप रहा। अब उसने वाइन ग्लास उठाया, भरा और पी गया। उसकी आंखों में विचार मग्न नजरें थीं। जाओ सिंग शा की मिस्टिकल एबिलिटी किसी एंशिएंट गॉड टेक्निक जैसी थी, पर लगता है ये उसके भीतर जमा डीमन स्पिरिट की शक्ति थी जिसे वो आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बारे में सोचते हुए कई कल्टिवेटर्स आए और वांग लिन को टोस्ट करने लगे। सब समझ चुके थे कि अब पर्पल डिपार्टमेंट का असली स्वामी वांग लिन ही है। धीरे धीरे बैंक्वेट का माहौल ऐसा हो गया कि वांग लिन ही इस दावत का केंद्र बन गया। बायवी और फोर्थ सीनियर सिस्टर भी वहीं मौजूद थे, लेकिन शांत। रात ढलते ही बैंक्वेट समाप्त हो गया। वांग लिन ने जिंजर हेवनली वेनरेट को आदरपूर्वक टोस्ट किया। जब वो सब चले गए, उसकी नजर फोर्थ सीनियर सिस्टर पर टिक गई। वांग लिन की आंखों में चमक आई और उसने धीरे से कहा, फोर्थ सीनियर सिस्टर, वो टेलीपोर्टेशन वाली टेक्निक जूनियर ब्रदर को कब सिखाएंगी? फोर्थ सीनियर सिस्टर ने थोड़ी देर तक वांग लिन को देखा, फिर हल्की मुस्कान दी, स्टोरेज बैग पर हाथ रखा और उसमें से कई जेड स्लिप निकाले। एक झटके से उसने एक जेड स्लिप वांग लिन की ओर फेंक दी। असल में टीचर के बर्थडे फीस्ट के बाद तुम्हें अनसील करके देने का इरादा था, लेकिन नहीं सोचा था कि 7वां बच्चा 7th चाइल्ड खुद ही सामने आ जाएगा। ये सीनियर सिस्टर भी लाचार है, लेकिन जूनियर ब्रदर बुरा मत मानना। इस जेड स्लिप में उस टेलीपोर्टेशन फॉरबिडन आर्ट के अलावा टीचर ने जो फॉरबिडन आर्ट हमें सिखाया था, जो उसने लो लेवल इमोर्टल टेक्निक से नकल करके बनाया था, वो भी है। ये कोई बुरी चीज नहीं है। ये तुम्हें दे रही हूं ताकि उस समय हुई घटना के लिए माफी भी हो। वांग लिन ने जेड स्लिप लिया, फोर्थ सीनियर सिस्टर को एक नजर देखा, थोड़ी देर रुका और फिर सिर हिलाया। असल में
जब तक मजबूरी न हो, वो इस औरत को पूरी तरह दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। फोर्थ सीनियर सिस्टर का कल्टिवेशन बेस पहले से ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज तक पहुंच चुका था और उसने अब तक कभी कोई सीधा बुरा इरादा भी नहीं दिखाया था। 3 महीने पहले का फॉरबिडन आर्ट सील वो भी असल में हमला नहीं था। बाय वे पास खड़ा मुस्कुराया और बोला, 7वां बच्चा, लगता है तियान यून 7 सन्स का खिताब अब तुम्हारा ही होगा। सीनियर ब्रदर पहले ही तुम्हें बधाई देता है। इतना कहकर उसने वाइन ग्लास उठाया और वॉन्ग लिन को इशारे से पिया। वॉन्ग लिन भी हल्की मुस्कान के साथ अपना ग्लास उठाकर पी गया। फिर उठकर बोला, दोनों सीनियर ब्रदर और सिस्टर, मुझे थोड़े मामूली काम है, कल फिर मिलते हैं। बाय वे ने सिर हिलाकर हंसते हुए कहा, 7वां बच्चा, तुम पहले जाओ, हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। फोर्थ सीनियर सिस्टर ने भी सिर हिलाया, मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। वांग लिन का शरीर चमका और वो लॉन्ग रेनबो थ्रेड में बदलकर वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद बाय वे और फोर्थ सीनियर सिस्टर ने थोड़ी बातचीत की और फिर दोनों अलग अलग हो गए। बाय वे जब पर्पल वे पवेलियन लौट रहा था, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने तियानयुन सेक्ट के मुख्य भाग की दिशा में देखते हुए बड़बड़ाया, टीचर सच में अजीब है। फर्स्ट सीनियर ब्रदर के अंदर का डीमन स्पिरिट अब जागने लगा है। अगर फर्स्ट सीनियर ब्रदर का कल्टीवेशन बेस बहाल हो गया तो मेरा बदला कभी पूरा नहीं होगा। आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए? भौहें चढ़ाते हुए वो पर्पल वे पवेलियन लौट गया। उधर वांग लिन उड़ रहा था। रास्ते में उसे कुछ और सेक्ट्स के कल्टीवेटर मिले। सबने उसे न्यूट्टी जोड़कर प्रणाम किया और इशारे से अभिवादन किया। कुछ देर बाद वह पर्पल लिन पवेलियन लौट आया। 3 महीने बाद वापस आए हुए पर्पल लिन पवेलियन में सब कुछ वैसा ही था। वांग लिन सीधा अंदर गया और अपने गुप्त कमरे में बैठ गया। हाथ में जेड स्लिप लिया, वही जो फोर्थ सीनियर सिस्टर ने दिया था। उसमें 2 फॉरबिडन आर्ट दर्ज थे। पहला था ग्रेटर टेलीपोर्टेशन फॉरबिडन आर्ट, जिससे लाखों मील तक टेलीपोर्ट किया जा सकता था। यह जीवन बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक थी। वांग लिन ने उसे उसी दिन देखकर ही दिलचस्पी ली थी। अब डिवाइन सेंस से ध्यान लगाकर उसने ध्यानपूर्वक उसे पढ़ा। धीरे धीरे उसके माथे पर शिकन पड़ गई। कुछ देर बाद डिवाइन सेंस वापस खींचते हुए उसने हिचकिचाते हुए सोचा, यह ग्रेटर टेलीपोर्टेशन फॉरबिडन आर्ट असल में टेलीपोर्टेशन का एक अलग ही रूप है। पहले इसे सील किया जाता है, जिससे बार बार टेलीपोर्ट करने की शक्ति इकट्ठी हो जाती है। जब सील खुलती है तो अचानक कई गुना दूरी तय की जा सकती है, लेकिन इसमें बड़ी खामियां हैं। अगर सील का समय गलत हुआ तो आदमी खुद को स्पेशल रिफ्ट में फेंक सकता है और हमेशा के लिए खो सकता है। फोर्थ सीनियर सिस्टर ने सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज की डिवाइन सेंस और पी तियानयुन की जियोग्राफी की गहरी समझ के दम पर स्टोन फॉरेस्ट तक सटीक टेलीपोर्ट किया होगा। वैसे समग्र रूप से देखा जाए तो ये टेक्निक सच में बेहद शक्तिशाली है। थोड़ी देर के विचार के बाद वांग लिन खड़ा हुआ और एक कदम बढ़ाया। उसका शरीर तुरंत धुंधला होने लगा। उसने हाथ से सीक्रेट सील बनाया। तभी उसकी हथेली से सिल्वर लाइट चारों ओर फैल गई। इस लाइट के घेरे में वांग लिन को ऐसा लगा जैसे वो गहरे समंदर में खड़ा हो। चारों ओर का माहौल जम सा गया। उसने सावधानी से कदम बढ़ाया। पहले अगर वो ऐसा करता तो केवल 1000 मील की दूरी तय करता, लेकिन इस बार अचानक उसका शरीर चमका और वो गायब हो गया। उसने लगातार 7 कदम उठाए। हर कदम पर उसका शरीर और ऊंचा होता गया और उसके चारों ओर की सिल्वर रिंग और भी तेज चमकी। 7वें कदम के बाद सिल्वर लाइट बिखर गई और उसी पल चारों दिशाओं से जबरदस्त खिंचाव उसके शरीर पर पड़ा। अचानक उसका शरीर गायब हो गया। लाख मील दूर एक पहाड़ की चोटी पर अचानक सिल्वर लाइट चमकी और जोरदार आवाज गूंजी। धूल उड़ गई और वांग लिन मिट्टी में लथपथ बाहर निकल आया। उसकी आंखों में उत्तेजना थी। ये ग्रेटर टेलीपोर्टेशन फॉरबिडन टेक्निक सचमुच अद्भुत है। प्लैनेट तियानयुन पर आकर सही किया। वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट पर होता तो ऐसी मिस्टिकल एबिलिटी कहां मिलती। इतनी दूर की दूरी शायद सिर्फ असेंडेंट कल्टीवेटर ही कर सकते हैं। वो बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा था।
चांदनी की ओर देखते हुए उसने एक लंबी गर्जना की, फिर शरीर झटके से हिला और उसके ऊपर की सारी मिट्टी गायब हो गई। वो लॉन्ग रेनबो थ्रेड में बदलकर आकाश में चला गया। उड़ते हुए वैंग लिन ने जेन स्लिप निकाला और डिवाइन सेंस से दूसरा फॉरबिडन आर्ट पढ़ा जो फोर्थ सीनियर सिस्टर ने दिया था। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में अजीब चमक आई और भौहें सिकुड़ गईं। ये दूसरा फॉरबिडन आर्ट, इसका कोई नाम नहीं, ये इमॉर्टल स्ट्रेंथ का प्रयोग है, लेकिन साधारण वेन से नहीं। इसमें शक्ति स्पाइरल रूप में घूमती है और 9 बार घूमकर बाहर निकलती है। हर एक रेवोल्यूशन शक्ति को और प्रबल बनाता है। फोर्थ सीनियर सिस्टर के अनुसार ये लोअर टियर की टेक्निक 9 रेवोल्यूशन रिफाइनिंग इमॉर्टल सीक्रेट आर्ट से नकल की गई है। असली टेक्निक में अगर 9 रेवोल्यूशंस पूरे हों तो वो केवल 3 रेवोल्यूशंस वाली असली इमॉर्टल टेक्निक के बराबर होती है। वांग लिन ने तुरंत इसे अभ्यास करना शुरू नहीं किया। पहले एक दूर की घाटी ढूंढकर वहां बैठा और गहन अध्ययन किया। वो आवेगी व्यक्ति नहीं था। फोर्थ सीनियर सिस्टर इतनी आसानी से फॉरबिडन आर्ट क्यों दे देगी? उसे सावधानी बरतनी थी। लंबे समय तक गहराई से जांचने और सिचू नान द्वारा सिखाए गए टेक्निक से तुलना करने के बाद उसने यकीन कर लिया कि ये असली है। 9 रेवोल्यूशन रिफाइनिंग इमॉर्टल सीक्रेट आर्ट। वैंग लिन की आंखें चमकी और उसने दृढ़ निश्चय किया। भीतर इमॉर्टल स्ट्रेंथ को चलाया और फॉरबिडन आर्ट के अनुसार उसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाकर घुमाना शुरू किया। धीरे धीरे पहला रेवोल्यूशन पूरा हुआ। ताकत तेज धार जैसी थी। उसने ध्यान से देखा और पाया कि यह गोल्डन इमॉर्टल स्ट्रेंथ है। फिर उसने दूसरा रेवोल्यूशन शुरू किया। 3 स्टिक ऑफ इंसेंस जलने जितना समय लगा, लेकिन अंततः पूरा हुआ। इस बार शक्ति 10 गुना अधिक थी। चुभन उसकी नसों में दौड़ गई। तीसरा रेवोल्यूशन शुरू किया। लगभग 2 घंटे लगे। जब पूरा हुआ तो उसके शरीर में तेज दर्द उठा, जैसे 5 अंगों को काट रहा हो। लेकिन बाकी इमॉर्टल स्ट्रेंथ धीरे से बहकर उस दर्द को शांत कर दी। अब उसके शरीर में एक सुनहरी शक्ति थी, बाकी इमॉर्टल स्ट्रेंथ सफेद थी। सफेद शक्ति सुनहरी के सामने हट जाती थी, पास आने की हिम्मत नहीं करती थी। ये गोल्डन इमॉर्टल स्ट्रेंथ उसके बाएं हाथ में इकट्ठा हो गई। ये 9 रेवोल्यूशन रिफाइनिंग इमॉर्टल सीक्रेट आर्ट सचमुच दिलचस्प है। पता नहीं इसकी ताकत कैसी होगी। उसने टेलीपोर्टेशन फॉरबिडन आर्ट एक्टिवेट किया। 7 कदम बढ़ाए और सिल्वर लाइट में गायब हो गया। पर्पल सेक्ट के पास सिल्वर लाइट चमकी और वैंग लिन थोड़े थके हुए कदमों से बाहर आया। उसने 2 बार प्रैक्टिस किया था, लेकिन अब भी लगातार टेलीपोर्टेशन की गति की आदत नहीं हुई थी। वो पर्पल लिन पवेलियन लौट आया। आकाश धीरे धीरे रोशन हो रहा था। नया दिन शुरू हो चुका था और ये दिन वही दिन था जब ऑल सीयर प्रीच द डाओ करने वाला था। प्लैनेट तियानयुन के सभी सेक्ट्स और बाहर की कल्टिवेशन प्लैनेट्स के महान कल्टिवेटर इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ऑल सीयर प्रीच द डाओ। ये 10,000 साल में एक बार होता है। हर बार की अवधि तय नहीं होती, लेकिन जो भी इसे सुनता है उसे दाव फ्रूट पाने का सबसे बड़ा अवसर मिलता है। यही प्लैनेट तियानयुन पर ऑल सीयर के एनलाइटन होने के बाद का एक अनोखा और भव्य अवसर है। चारों दिशाओं से बर्थडे ग्रीटिंग्स देने वाले कल्टिवेटर आए। जिनके पास महान डिवाइन एबिलिटी नहीं थी, वो भी इस दिन मन को शांत करके ऑल सीयर का प्रीच सुनने बैठते ताकि दाव फ्रूट इम्प्रिंट कर सके। सुबह सुबह तियानयुन सेक्ट की 7 शाखाएं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, एजर, ब्लू और पर्पल के डायरेक्ट डिसेंडेंट डिसाइपल्स अपने अपने रंग के वस्त्रों में निकले। सबसे पहले स्कारलेट सेक्ट के डिसाइपल्स निकले। स्कारलेट सेक्ट के 7 डिसाइपल्स सभी लाल वस्त्र पहने, जिनकी स्लीव्स पर गोल्ड ड्रैगन एम्ब्रॉयडरी थी और कमर पर इमॉर्टल रिवर वार्म जेड बंधा था। 7 डिसाइपल्स एक साथ लॉन्ग रेनबो थ्रेड बनाकर आकाश में उठे और सीधे तियानयुन सेक्ट के मुख्य स्थान की ओर निकल पड़े वर्शिप के लिए। स्कारलेट सेक्ट के बाद क्रम से ऑरेंज सेक्ट निकला। उनके 7 डिसाइपल्स ने भी नारंगी वस्त्र पहने और रेनबो थ्रेड बनाकर वर्शिप किया। फिर उसी क्रम में येलो, मैलाकाइट ग्रीन, अज्योर और ब्लू सेक्ट निकले। अंत में पर्पल सेक्ट की बारी आई, लेकिन पर्पल सेक्ट सबसे कमजोर शाखा थी। वहां से केवल 3 डिसाइपल्स निकले। 3 रेनबो थ्रेड आकाश में उठे और होराइजन पर लटके। बाकी 6 सेक्ट्स के डिसाइपल्स ने पर्पल सेक्ट को देखा
उनकी नजरों में तिरस्कार, ठंडापन, उपहास और घृणा साफ झलक रही थी। वो निगाहें मानो तलवार बनकर पर्पल सेक्ट के 3 डिसाइपल्स पर गिरी। बाय वे के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। साफ था कि वो ऐसी स्थिति का आदी था। फोर्थ सीनियर सिस्टर के होंठ भींचे हुए थे, चेहरा फीका और आंखों में हल्की बेचैनी। उसने कुछ नहीं कहा। वांग लिन शांत खड़ा था। उसकी निगाह जब बाकी 6 डिसाइपल्स पर गई तो उनमें से कई लोग उसे देखकर चौंके। उनकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और कुछ देर तक वांग लिन की ओर देखने की हिम्मत न कर सके। 6 डिसाइपल्स में से वांग लिन केवल 3 को पहचानता था। एक था ब्लू सेक्ट का मा रुफेंग, जिसका कल्टिवेशन बेस सोल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड परफेक्शन तक पहुंच चुका था, असेंडेंट बनने से बस एक कदम दूर। दूसरा था क्लियर सेक्ट का वोंग मैन, जिसका चेहरा ठंडा और उदासीन था। उसकी कल्टिवेशन बेस मा रुफेंग से भी ऊपर थी, आधा कदम असेंडेंट में प्रवेश कर चुका। तीसरा व्यक्ति ऑरेंज सेक्ट की चौथी पंक्ति में खड़ा था, वही मिडिल एज्ड मैन जिसके पास ब्लड क्रिस्टल था और जो कभी इमॉर्टल वर्ल्ड में चीहू से लड़ा था। पहले उसका कल्टिवेशन बेस साधारण था, लेकिन अब वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज तक पहुंच चुका था। उसकी नजर वैंग लिन से टकराई और अचानक एक अजीब मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वैंग लिन को यकीन हो गया कि यह व्यक्ति अतीत में अपनी असली शक्ति छिपा रहा था। बाकी डिसाइपल्स के कल्टिवेशन बेस को वैंग लिन ठीक से नहीं देख पाया। कई अपने स्तर को छिपा रहे थे। उसने सोचा, ये तियान यून सेक्ट वाकई अत्यंत शक्तिशाली है, मेरी पर्पल डिपार्टमेंट को छोड़कर। बाकी तो पूरे वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट पर छा सकते हैं। शायद वर्मिलियन बर्ड के सीक्रेट सील आर्ट्स भी इनके सामने टिक न पाए। चेहरे पर वैंग लिन की शांति बनी रही, लेकिन भीतर का मन भारी हो गया। 7 डायरेक्ट डिसाइपल्स के बाद 7 कॉमन डिसाइपल्स निकले। इन्हें पास से प्रीच सुनने का योग्यता इसलिए मिला था क्योंकि या तो उनकी नेचुरल टैलेंट अद्भुत थी या कल्टिवेशन बेस गहरा। ये डिसाइपल्स अपने अपने सीनियर डिसाइपल्स के पीछे खड़े हुए और फैन शेप्ड फॉर्मेशन में फैल गए। स्पष्ट था कि स्कारलेट सेक्ट की शक्ति सबसे प्रबल थी। उसके डिसाइपल्स के पीछे भी असंख्य एक्सपर्ट्स खड़े थे। पर्पल सेक्ट के डिसाइपल्स के पीछे खड़े डिसाइपल्स की संख्या सबसे कम थी। फोर्थ सीनियर सिस्टर ने वांग लिन से कहा, 7th चाइल्ड देख सकते हो पर्पल सेक्ट का पतन। वांग लिन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, पर्पल डिपार्टमेंट बाकी 6 की तुलना में बहुत पीछे है। फोर्थ सीनियर सिस्टर ने हल्की सांस भरते हुए कहा, इसका कारण यह है कि पर्पल डिपार्टमेंट में लड़ाइयों में कभी तियान यून 7 सन्स का खिताब नहीं ठहर पाया। ये खिताब बाकी शाखाओं में बार बार घूमता रहा। हजारों साल से तियान यून 7 सन्स में पर्पल सेक्ट का नाम लगभग मिट ही गया। इसलिए हमारी शाखा धीरे धीरे पतन की ओर चली गई और सन यून जूनियर ब्रदर के समय जैसी प्रतिष्ठा। इसके बाद बर्थडे ग्रीटिंग्स देने वाले असंख्य कल्टिवेटर इकट्ठा हुए। कुछ लाउड ग्रीटिंग्स कर रहे थे, कुछ बस सिर झुकाकर अभिवादन कर रहे थे। धीरे धीरे आसपास का क्षेत्र दसियों हजार मील तक कल्टिवेटर से भर गया। कुछ देर बाद तियान यून सेक्ट के ऊपर अचानक 7 रंगों की रोशनी चमकी। ये एक विशाल आर्क बनाकर आकाश से उतरी और 7 डिसाइपल्स के ऊपर गिरी। सफेद वस्त्रों में एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे रेनबो पर चलता दिखाई दिया। वो और कोई नहीं बल्कि ऑल सीयर था। 7 डायरेक्ट डिसाइपल्स ने एक स्वर में कहा, टीचर को प्रणाम। वैंग लिन और बाकी डिसाइपल्स ने भी सम्मान पूर्वक यही कहा। फिर कॉमन डिसाइपल्स ने भी ऊंची आवाज में चिल्लाया, फर्स्ट एंसेस्टर को प्रणाम। उनके स्वर आकाश और पृथ्वी में गूंज उठे। ऑल सीयर ने चारों ओर कल्टिवेटर्स को देखा, मुस्कुराए और बोले, मैं ऑल सीयर जिसने कल्टिवेशन के दौरान हेवनली दाव को थोड़ी समझा है, आज अपने अनुभव और दाव आप सभी फेलो डाविस्ट के साथ साझा करूंगा। अगर इसमें कोई त्रुटि लगे तो क्षमा करें। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए ऊपर आकाश की ओर देखा और कहा, पहले कल्टिवेशन अलायंस के एक पुराने मित्र को बुलाना चाहूंगा। इतना कहते ही चारों ओर का वातावरण शांत हो गया। सभी कल्टिवेटर्स ने आकाश की ओर देखा। अचानक दूर आकाश में गोल्डन लाइट फैली और लाखों किरणें इकट्ठा होकर एक विशाल फॉर्मेशन बनने लगी। उस गोल्डन लाइट से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके लंबे बाल पीछे उड़ रहे थे, कद लंबा और सुदृढ़ था।
उसकी आंखों से बिजली जैसी चमक निकल रही थी। वो कोई साधारण नहीं था। उसका आभा मंडल सबको सिर झुकाने पर मजबूर कर रहा था। उसने पर्पल लॉन्ग गाउन पहना था और उसके कंधे पर 3 छोटे सेबल बैठे थे। उनकी आंखों से बिजली जैसी चमक निकल रही थी। ऑलसीयर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ये तो एल्डर सन है। आपका अवतार बर्थडे फीस्ट पर आया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। एल्डर सन ने हंसते हुए कहा, ऑलसीयर ओल्ड मॉन्स्टर, तुम्हारे 10,000 साल के जन्मदिन पर मैं कैसे ना आता। उसने हाथ हिलाया और उसके पीछे की गोल्डन रेडियंस एक गोल्डन फ्लाइंग सोर्ड में बदलकर उसके हाथ में आ गई। उसने वो सोर्ड ऑलसीयर की ओर फेंकी और कहा, यह हाई ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है। मैंने 10,000 साल मेहनत करके इसे रिफाइन किया है। सुना है तुम्हें 7 रंग पसंद है, तो ये भी उस स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा हूं। ऑलसीयर ने मुस्कुराकर तलवार को पकड़ लिया और येलो डिपार्टमेंट के डिसाइपल कुन पेंग को देते हुए कहा, यह तलवार तुम्हारे लिए है। कुन पेंग ने कांपते हुए तलवार ली और भावुक होकर बोला, धन्यवाद टीचर। एल्डर सन ने सिर हिलाकर हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम्हारा स्वभाव अब भी वैसा ही है। फिर ऑलसीयर ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, अब मैं प्रीच द दाओ शुरू करूंगा। जो मैं कहूंगा वो ऑलसीयर का दाओ है। अगर किसी फेलो डाओइस्ट की कोई अलग राय है तो यहां कह सकता है। हम सब मिलकर दाओ फ्रूट की पुष्टि करेंगे। इतना कहकर ऑलसीयर बादलों पर बैठ गए। एल्डर सन भी एक ओर बैठकर ध्यान से सुनने लगे। उनके कंधे पर बैठे 3 सेबल चमके और बिजली की गति से गायब हो गए। वैंग लिन ने उन्हें देखकर चौंकते हुए सोचा, ये गति शायद सिर्फ सिकल ही इसकी बराबरी कर पाए। वो सोच ही रहा था कि अचानक एक सेबल उसके कंधे पर प्रकट हो गया और उसकी ओर देखने लगा।